हेलो स्टूडेंट, दिस साइड सुधीर ग्रोवर, सीनियर फैकल्टी मेंबर इन्फोमैथ्स कोर्स एडू। आज हम डिस्कस करेंगे लेवल 3 सेट थ्योरी वर्कशीट। लेवल 3 मींस की एवरेज टफ क्वेश्चंस। इसमें आप क्वेश्चन आपको सिंपल कम मिलेंगे, एवरेज क्वेश्चन मिलेंगे, एवरेज टफ क्वेश्चंस मिलेंगे। हम लेवल 1 लेवल 2 कर चुके हैं। लेवल 1 लेवल 2 सिंपल क्वेश्चन भी थे, सिंपल एवरेज भी थे, एवरेज क्वेश्चंस भी थे। वो दोनों लेवल्स करने के बाद देन अब लेवल 3 को ट्राई करना। ये फाइनल सीरीज है हमारी। इसके बाद कोई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन नहीं बचेंगे। सारे क्वेश्चन NITs, JNU, DU, BHU, PU, कई टॉमबोज यूनिवर्सिटीज सारी हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। ये फाइनल प्रैक्टिस सीरीज है हमारी। इसके बाद आपको एक्स्ट्रा और कहाँ से कुछ करोगे आप। हमारी 3 असाइनमेंट्स मिनिमम होती हैं हमारी। लेवल 1 असाइनमेंट, लेवल 2, लेवल 3, 3 टेस्ट होते हैं, T1, T2, T3। देन ये 3 वर्कशीट है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इसके बाद मैं कहता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इसके बाद कुछ और भी प्रिपरेशन है, बट वो अगर आप उसको थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हो तो चलेगा। बट ये 3 लेवल्स करने के बाद आपका लेवल बड़ा राइज कर जाता है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं लेवल 3 फाइनल है हमारे पास, तो आप देखोगे इसको। सो लेवल 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? द बाइनरी रिलेशंस ऑन इंटीजर्स डिफाइंड बाय दिस R is equal to mod B minus A less than equal to 1. This relation is reflexive only, symmetric only, reflexive symmetric equivalence. So बड़ा इजी क्वेश्चन है। अगर आपने एक चॉइस चाहिए हो तो बड़ा इजी है। अगर आपने पूरी चॉइसेस देखनी है तो थोड़ा सा मुझे समझाने में टाइम लगेगा। तो क्या है इसमें रिलेशन? क्या है रिलेशन? ऑन इंटीजर्स है। माइंड में रखना कि रिलेशन कौन है, ऑन किस पर है? ऑन इंटीजर्स। ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड रिलेशन इज मोड A माइनस B या मोड B माइनस A, एक ही बात है, लेस देन इक्वल टू 1। ये रिलेशन। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को सेम कर दिया। मोड A माइनस A क्या होता है? 0। क्या 0 लेस देन इक्वल टू 1 है? यस। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। 0 जो है लेस देन इक्वल टू 1 होता है, रिफ्लेक्सिव हो गया। तो बिना किसी डाउट के फर्स्ट चॉइस तो हो गई है। ओके, सो फर्स्ट चॉइस होगी। ओके फाइन। नाउ सेकंड क्या है? क्या सिमेट्रिक भी है? एक चॉइस में ये भी है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक भी है, एक चॉइस में इक्विवेलेंस भी है। तो अगर सिमेट्रिक हो गया तो फर्स्ट से बेटर सेकंड चॉइस, सॉरी थर्ड चॉइस होगी। सो सिमेट्रिक में क्या देखते हैं हम लोग? इफ मोड A माइनस B लेस देन इक्वल टू 1, तो क्या मोड B माइनस A आल्सो लेस देन इक्वल टू 1? आपको पता है दोनों सेम ही चीज है। मोड A माइनस B लिखो या मोड B माइनस A लिखो, बोथ आर सेम। सो इट मीन्स अगर ये ट्रू है तो दिस आल्सो ट्रू, अगर ये है तो ये भी है। दिस इज आल्सो सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। तो आपका आंसर फर्स्ट चॉइस भी है, सेकंड चॉइस भी है। तो बेटर आंसर, सॉरी फर्स्ट मीन्स ओनली तो नहीं हुआ, आपका साथ में सिमेट्रिक भी हो गया। तो ओनली सिमेट्रिक भी नहीं हुआ बिकॉज रिफ्लेक्सिव भी हो गया। अभी आपका आंसर सी चॉइस बेटर है। A B से बेटर क्या है? सी चॉइस। बट सी से बेटर अगर D आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज D में क्या आता है? ट्रांजिटिव भी आ जाता है। ट्रांजिटिव के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है? इफ मोड A माइनस B लेस देन इक्वल टू 1, मोड B माइनस C लेस देन इक्वल टू 1, दोनों हमें गिवन है। हमें चेक क्या करना है? मोड A माइनस C लेस देन इक्वल टू 1। मैक्सिमम बच्चे इसको चेक किए बिना यस बोल देते हैं। कई बच्चों को लगता है कि ये तो होना ही चाहिए, अगर ये लेस देन 1 है, ये लेस देन 1 है, तो ये भी लेस देन 1 होना चाहिए। तो वैसे तो आपको लगेगा कि होना चाहिए, बट थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके चलो। मैंने हमेशा बोला कि मैथ्स में पास नहीं करते, फेल करते हैं। ट्राई करोगे ऐसा एग्जाम्पल होगी, फेल करो उसको। इसको फेल करने का एग्जाम्पल मैं अगर लेके चलूँ, लेट A be 1 एंड C be 3। A को 1 लिया, C को 3 लिया, तो ये आपकी स्टेटमेंट फेल हो गई। बट ऊपर देखें हमने B को ऊपर 2 ले लिया, उससे क्या होगा? A माइनस B क्या हो गया? A माइनस B 1 हो गया। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, यस राइट। अगर A को 1 डालते हो, B को 2 डालते हो तो ये 1 बनता है। क्या 1 जो है लेस देन इक्वल टू 1 है? बिल्कुल ठीक है, बिकॉज लेस और इक्वल 1 हो गया ना, वो लेस होगा या इक्वल होगा, मीन्स इक्वल टू 1 हो गया। सिमिलरली 2 माइनस 3 वो क्या बनता है? वो भी 1 बनता है। 1 अगेन लेस देन इक्वल टू 1 है, यस अगेन ट्रू। ये दोनों चीजें आपकी, ये भी ट्रू हो गया उसके लिए। इस एग्जाम्पल के लिए ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, मीन दोनों ठीक है, पर ये आपका गलत हो गया। यहाँ पर अगर AOC को डालोगे तो 1 माइनस 3 जो है उसका मोड क्या बनेगा? 2 बनेगा। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 है? नहीं है।
तो इस एग्जाम्पल में आपने इसको फेल कर दिया, आपने एग्जाम्पल में फेल कर दिया, मीन्स को फेल हो गया। सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव फेल हो गया तो इक्विवेलेंस फेल हो गया, तो आंसर इज ओनली सी चॉइस, आपका आंसर ओनली सी चॉइस रह गया। ओके, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, बट ट्रांजिटिव नहीं हुआ, तो आंसर ओनली सी चॉइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन नोट करो आराम से, पहले फर्स्ट क्वेश्चन नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आना। सो फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था, मैं तो कहूँगा सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा, बिकॉज ये हैदराबाद के क्वेश्चन है। एससीयू के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, बिकॉज वहाँ टाइम भी ज़्यादा मिलता है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जब पेपर होता था हमारा, तो वहाँ टाइम भी हमें डबल मिलता था, तो वहाँ क्वेश्चन थोड़े से करने वाले क्वेश्चन होते थे। ये क्वेश्चन भी करने वाला क्वेश्चन है। इसने क्या बताया कि डेल की डेफिनेशन बताई है। डेल क्या होता है, सिमेट्रिकल डिफरेंस। इसने देखो क्वेश्चन देख लो पहले आराम से, हमें क्या बताया गया कि एक्स डेल वाई होता गया, हमें पता है एक्स डेल वाई क्या होता है। एक्स डेल वाई सिमेट्रिकल डिफरेंस होता है। सिमेट्रिकल डिफरेंस क्या होता है, एक्स माइनस वाई यूनियन वाई माइनस एक्स। ओके राइट, ये हमें पता है, पहले पता है। और या ये भी कह सकते हो, आप इसको ये भी कह सकते हो कि डेल क्या होता है, डेल इज आल्सो इक्वल टू, क्या बोलते हैं हम इसको, यूनियन माइनस इंटरसेक्शन, ये भी कह सकते हो, यूनियन माइनस इंटरसेक्शन, यही कह दो, वो कह दो, आपकी विश। सो उसने हमें डेल की डेफिनेशन बता दी। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पी क्या हुआ आर एस में दिया हुआ है, पी क्या हुआ आर एस दिया हुआ है, तो क्या पूछ रहा है, पी डेल क्या हो डेल आर डेल एस। मीन्स की क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पहले आपको ये डेल निकालना है, फिर वो डेल निकालना है, अगेन डेल निकालना है, मीन्स 3 बार आपको डेल निकालना है। तो यहाँ पर एक ही चीज़ है कि आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, बड़ी फास्ट होनी चाहिए। आपको सीधा पी डेल क्या हो बड़ी फास्ट निकालना है, और आर डेल एस बड़ी फास्ट निकालना है, देन अगेन हमने डेल निकालना है। तो इसमें स्पीड मैटर करती है। मैंने बोला कि जो मुझे अच्छी डेफिनेशन है, ये मुझे एक्स माइनस वाई यूनियन वाई माइनस एक्स थोड़ा स्लो काम लगता है, ये काम थोड़ा फास्ट होता है, यूनियन माइनस कॉमन। तो कभी डेल निकालना हो, कभी डेल निकालना हो, तो बेटर वे क्या होता है, यूनियन माइनस इंटरसेक्शन, थोड़ा फास्ट भी होता है, आपको बड़ी फास्ट लगेगा। लाइक यहाँ में पी दिया, क्याऊ दिया, अगर मुझे से को पूछे पी डेल क्याऊ निकालो, आप देखो आपके सामने फास्ट निकालने वाला हूँ। आपको पता है यूनियन में से कॉमन माइनस करना है, तो कॉमन कौन सा, दोनों में पी और क्याऊ में कॉमन जो है 2 3 कॉमन है, तो 2 3 को बाहर निकाल दो, बाकी क्या बचा 1 4 5 8। देखा आपने, तो पी डेल क्याऊ में से पूछे, मैं बोलूँगा 1 4 5 8, बिना ज़्यादा पेन चलाए मैंने कर लिया। कैसे कर लिया, यूनियन जो है कंप्लीट होता है, उसमें से कॉमन निकालना है। कॉमन क्या बचा यहाँ पर, 2 3 कॉमन है, 2 3 को बाहर निकाल दिया, क्या बचा 1 4 5 8, बिना ज़्यादा पेन चलाए। सिमिलरली आर डेल एस क्या होगा, आप बताओ अपने आप, यूनियन में से कॉमन निकालना, सीधी बात है, कॉमन बाहर निकाल दो, यूनियन तो कंप्लीट होता है, आर एस पूरे एलिमेंट्स हो गए। कॉमन कौन से एलिमेंट है, 3 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन है, बस 7 ही कॉमन दिख रहा मुझे, 7 ही कॉमन दिख रहा है, तो बाकी सारे एलिमेंट्स बच जाएंगे, 3 6 2 4, लाइक कौन से एलिमेंट बचेंगे, देख रहे हैं 2 4 6, क्या कॉमन था, ओनली 7 कॉमन था, तो 2 4 3 6 एंड 9 भी, 9 10, ये इतना कुछ बच गया देखो, बिकॉज कॉमन बड़ा कम था। आर एस में कॉमन क्या था, ओनली 7 कॉमन था, मैं दोबारा देख रहा हूँ, ओनली 7 कॉमन था, तो बाकी सब कुछ बच गया, 2 3 4 6 9 10। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों का डेल निकालना है, इसको आप x मान लो, इसको y मान लो, दोनों का डेल निकालना है, वो आपका क्वेश्चन है, दोनों का डेल। तो इनका यूनियन में से कॉमन निकालना है। कॉमन अब क्या है दोनों में, देखो कॉमन है 4 कॉमन है, और कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, मेरे ख्याल से कुछ होगा 5 8 इसमें नहीं है, बस एक 4 ही कॉमन है, बस उसको बाहर निकाल दो, तो क्या बचा 1 2 3 4, तो जो आपने निकाल दिया बाहर, 1 2 3 5 6 8 9 10, ये बच गया। देखो जरा 1 2 3 5 6 8 9 10, तो आपका आंसर आ गया सी चॉइस। इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है कि अगर आप बड़ी स्लो चले, आपने आराम से निकाला, आराम से वो निकाला, फिर आप फंस गए, आपने आराम से पी डेल क्या निकाला, आराम से निकाला, फिर अगेन डेल निकाला, आपके सामने मैं कर रहा हूँ यूनियन, देखो कितना स्टेप लिया मैंने, ये बस इतना काम किया मैंने, यूनियन में से सीधा यूनियन माइंड में किया। यूनियन माइंड में करने की जरूरत नहीं है, यूनियन मीन्स कंप्लीट, पूरा, उसमें से कॉमन निकाल दो। कॉमन क्या बचा था दोनों का, 2 3 निकाल दिया, बस क्या बचा 1 4 5 8, सिंपल आ गया। यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या था, दोनों में कॉमन ओनली 7 था, 7 को निकाल दो, बाकी जो बचा उसका डेल आ गया।
तो बड़ी सिंपल सी बात होती है यूनियन में से कॉमन निकालना। यूनियन को देखो ही ना, बिकॉज यूनियन का मीनिंग कंप्लीट होता है ना, सब कुछ एवरीथिंग। उसमें से कॉमन एलिमेंट्स को बाहर निकाल दो, आराम से आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। ये भी देखो कितनी फास्ट है, यूनियन में से कॉमन निकाल दो, सिर्फ 4 को बाहर निकाल दो, बाकी सारे आगे। सिंपल। ओके, नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, ये भी करने वाला क्वेश्चन है, ये भी सीधा नहीं आप बोल सकते क्या आंसर होगा। हैदराबाद का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होता है कई बार। अगेन आपको यहाँ पर 3 सेट्स दिए हुए हैं, तो आपको चॉइसेस देखनी है कि क्वेश्चन क्या विच बिलोंग्स टू, क्या चाहिए आपको, विच बिलोंग्स टू एग्जैक्टली। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर हमें XYZ 3 सेट्स दिए हुए हैं, देन सबसेट U कंसिस्टिंग एलिमेंट विच बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 2 ऑफ दी सेट्स, एग्जैक्टली 2 ऑफ दी सेट्स। तो हमें एलिमेंट वो चाहिए, हमें वो सेट चाहिए विच बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 2 ऑफ दी सेट्स। तो अगर इसका वेन डायग्राम बनाओगे तो वेन डायग्राम वाइज हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एग्जैक्टली 2 ऑफ दी सेट्स। तो एग्जैक्टली 2 ऑफ दी सेट्स कौन सा पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, ये पार्ट हमें चाहिए शेडेड पार्ट, एग्जैक्टली 2 ऑफ दी सेट्स वाला। ओके, ये पार्ट हमें चाहिए, ये क्वेश्चन है हमारा। तो कई बच्चे कहेंगे सर इसको वेन डायग्राम से बना लो, क्वेश्चन तो आपको मिल ही गया, इसकी चॉइसेस का वेन डायग्राम बनाओ। और चॉइसेस का वेन डायग्राम बनाओगे लाइक जैसे फर्स्ट चॉइस है उसका तो इजीली बन जाएगा। फर्स्ट चॉइस का वेन डायग्राम क्या होगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई। फर्स्ट चॉइस का वेन डायग्राम एक्स इंटरसेक्शन वाई, उसका यूनियन विद वाई इंटरसेक्शन जेड। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन विद वाई इंटरसेक्शन जेड, उसका ये वाला जो बीच का पार्ट है उसमें आएगा, बिकॉज एक्स इंटरसेक्शन वाई में आपको पता है ये वाला पार्ट पूरा आता है ना। तो अगर एक्स इंटरसेक्शन वाई लोगे तो उसमें ये वाला पार्ट पूरा आएगा। उसका यूनियन किसी के साथ भी करोगे, यूनियन मीन्स एवरीथिंग। तो ये जो ये वाला पार्ट है कॉमन पार्ट, जो तीनों का कॉमन पार्ट है, इसके पास नहीं है, इसके पास आ गया है ना। एक्स डेल अगर आप करना चाहते हो मैं सीधा कर भी सकता हूँ, ये एक्स इंटरसेक्शन वाई है, ये आपका वाई इंटरसेक्शन जेड हो गया, ये आपका एक्स इंटरसेक्शन जेड हो गया। तो अगर फर्स्ट चॉइस का वेन डायग्राम ये बनता है, ये फर्स्ट चॉइस का वेन डायग्राम बनता है। मैं पहले ही बोल दिया था ये आपका नहीं बनेगा, बिकॉज ये जो कॉमन पार्ट है उसके पास नहीं है, तीनों को कॉमन इसके पास आ गया। तो ऐसे वेन डायग्राम बना सकते हो, बट सेकंड थर्ड चॉइस का वेन डायग्राम बनाना आसान नहीं है। फिर बता रहा हूँ कि कोई बच्चा कहेगा सर इसका वेन डायग्राम बना दो, इसका वेन डायग्राम बना दो, मैं तो टीचर हूँ, मैं बना दूंगा, और पेपर में जाके आपका टाइम बड़ा वेस्ट होगा। तो प्लीज रहने दो। फर्स्ट चॉइस का वेन डायग्राम नहीं पास हुआ, पर सेकंड थर्ड चॉइस का वेन डायग्राम बनाना आसान नहीं है। बेटर क्या ऐसे क्वेश्चन करने का वे एग्जाम्पल से करो। ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम्पल से करते हैं, लेट एक्स बी इक्वल टू 1 2 3 एंड वाई बी इक्वल टू 2 3 4, जेड बी इक्वल टू 3 4 5। अगर इसका वेन डायग्राम बनाया अगर आपने, तो आप देखो कि एलिमेंट्स क्या चाहिए हमें। क्वेश्चन क्या विच बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 2 ऑफ दी सेट्स, तो वो क्या पुश क्या रहा वो। तो इसका आपने तीनों का कॉमन क्या, तीनों का कॉमन है 3 यहाँ पर लिख दिया। एक्स और वाई का कॉमन क्या 2 और 3, तो 2 यहाँ पर आ गया। वाई और जेड का कॉमन क्या है, वाई और जेड का कॉमन है 3 और 4 यहाँ पर आ गया। एक्स और जेड का कॉमन क्या, ओनली 3 तो पहले आ चुका हुआ है। तो एग्जैक्टली 2 ऑफ दी देम वाला क्वेश्चन क्या बन गया, एग्जैक्टली 2 ऑफ दी सेट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आए। एग्जैक्टली 2 ऑफ दी सेट्स में आपका एलिमेंट आया ओनली 2 एंड 4। ओके, ये आपका क्वेश्चन बन गया। और चॉइसेस में जाओ, कौन सी चॉइस बनती है। फर्स्ट चॉइस मैंने आपको पहले बता दिया वो बिल्कुल चांस नहीं है। और फर्स्ट चॉइस को देखोगे क्यों चांस नहीं है, बिकॉज एक्स इंटरसेक्शन वाई 2 3 है। अगर ये आपका 2 3 है, अगर किसी के साथ यूनियन करोगे 2 3 यूनियन समथिंग, तो 2 3 तो पक्का ही आएगा ना, 2 3 तो पक्का ही आएगा, 3 एलिमेंट तो एक्स्ट्रा आएगा ही। ओके, यूनियन मीन्स एवरीथिंग, तो उसमें डेफिनेटली ये वाला एलिमेंट तो आएगा ही, पर 3 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट चॉइस तो आपने कभी भी नहीं देखना। ओके, नाउ सेकंड चॉइस की तरफ जा रहा हूँ। फर्स्ट चॉइस तो मेरी फेल हो गई, सेकंड चॉइस में जा रहा हूँ। अगेन एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना पड़ेगा, जो मैं निकाल चुका हूँ। एक्स इंटरसेक्शन वाई तो निकाल चुका हूँ, 2,3 होता है। वाई इंटरसेक्शन जेड क्या है वो भी जल्दी से निकाल लो, वो वाई इंटरसेक्शन जेड जो है 3,4 है। और एक्स इंटरसेक्शन जेड क्या है, एक्स इंटरसेक्शन जेड है ओनली 3 है। अब इनका तीनों को डेल निकालना पड़ेगा। डेल निकालने का मैंने आपको वे बताया कि बड़ी फास्ट भी होता है, माइंड में करो। क्या माइंड में करो कि अब आपको डेल निकालने का वे मैं अभी बताया है कि इसको आप मान लो ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। अगर आपको ए डेल बी चाहिए, बड़ी फास्ट क्या करो, ए डेल बी चाहिए तो यूनियन में से कॉमन निकालना। कॉमन 3 निकाल दिया, क्या बचा 2 4 बचा। क्या बचा इनका डेल 2 4 बचा, बिकॉज यूनियन में से कॉमन निकाल दिया। सिर्फ उसका अगले से डेल निकालना है, बड़ी फास्ट उसका इसके साथ डेल निकालना है। तो 2 4 में से कॉमन निकाल दो, कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इनका यूनियन माइनस कॉमन, इनका यूनियन क्या 2 3 4, कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो ओनली 2 3 4 बचा।
पर 2 3 4 मेरी ये चॉइस, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, तो सेकंड चॉइस ही फेल हो गई। तो आपने बड़ी फास्ट भी कर लिया, आपने देखा 2 4 आपका क्वेश्चन है, एग्जैक्टली 2 ऑफ देम ये क्वेश्चन है, भैया आपकी सेकंड चॉइस बनी, वो आपका आंसर नहीं बने। अब रह गया ओनली थर्ड चॉइस। नाउ स्टूडेंट थर्ड चॉइस, थर्ड चॉइस क्या है? थर्ड चॉइस है हमारे पास x यूनियन y यूनियन z। x यूनियन y यूनियन z क्या बनेगा? आपके पास x क्या था? x हमारे पास था 1 2 3, y क्या था 2 3 4, z क्या 3 4 5, तो तीनों का यूनियन हो गया 1 2 3 4 5। ये आपका ये x यूनियन y यूनियन z हो गया। तो अगला क्या है? x डेल y डेल z क्या है? x डेल y क्या होता है? x हमारे पास क्या था 1 2 3, हमने किया था x क्या था 1 2 3, है ना। y क्या था? y हमारे पास था 2 3 4, z क्या है? z है 3 4 5। तो x डेल y हमने पहले भी निकाला था एक बार शायद, x डेल y या यूनियन में से कॉमन निकाल दो तो ओनली 1 4 बचा। क्या बचा? 1 4। उसका डेल विद z, उसका डेल विद z 1 4 का डेल विद दिस, तो क्या होगा? 1 4 को क्या करेंगे हम? इसका ऐसा डेल चाहिए तो 1 4 का इसके साथ डेल, मीन्स कि आपने कॉमन एलिमेंट निकाल दिया, क्या बच गया? ओनली 1 3 5। इसके साथ डेल चाहिए ना, तो होगा क्या? 4 निकल जाएगा 1 3 5। ये आपका ये 1 3 5 आ गया। ओके, ये आपका 1 2 3 4 5 आ गया। दोनों का फिर माइनस क्या आया? इसका और इसका माइनस क्या हुआ? दोनों का माइनस हो गया 1 2 3 4 5 1 3 5, दोनों का 1 3 5 निकल गया, तो क्या बचेगा? ओनली 2 4 बचा। इन दोनों के माइनस में क्या बच गया? ओनली 2 4। वो आपको पता है कि आपका क्वेश्चन भी क्या था? 2 4। आपका एग्जैक्टली 2 ऑफ सेट्स क्या था? 2 4। दोनों को माइनस करोगे, इसको माइनस करोगे, लाइक दिस जो पूछा गया है सी चॉइस में, वो भी 2 4 आया। आपका क्वेश्चन भी 2 4 था, तो आपका आंसर क्या हो गया? सी चॉइस। इस क्वेश्चन में स्पीड मैटर करेगी, आप कितनी फास्ट डेड निकाल सकते हो। डेड निकालने में कई बच्चे बड़े स्लो होते हैं, बस वहीं पर ही आप थोड़ी मुश्किल में आ सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। ओके, नोट करो इस क्वेश्चन को, जो अभी क्वेश्चन किया इसको आराम से नोट कर सकते हो। जिनका नोट हो गया वो अगले क्वेश्चन में चले जाएं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बड़े बच्चे गलती करते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फॉर रियल नंबर्स एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 4 में जो एक्स वाई है हमेशा देखना चाहिए एक्स वाई क्या है, एक्स वाई रियल नंबर है। और रिलेशनशिप क्या है? एक्स और वाई का रिलेशनशिप है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस √3 इज इरेशनल। ये आपका रिलेशनशिप है, इज इरेशनल। ओके, आपको चेक क्या करना है? क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है? नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 4 आराम से देख लो पहले एक बार। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस √3 इज इरेशनल। रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक वगैरह। ओके, देखो पहली बात तो बड़ी फास्ट हो गया। रिफ्लेक्सिव तो चेक करना सबसे आसान होता है, रिफ्लेक्सिव चेक करना सबसे आसान होता है। दोनों सेम कर दिए तो क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √3, तो क्या रह गया? √3 रह गया। √3 डेफिनेटली क्या होता है? इरेशनल होता है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। तो मेरे ख्याल से तो आपको यहीं पर मार्क कर देना चाहिए, आपको आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव हो गया तो डन, आपको आगे नहीं जाना, पेपर में तो बिल्कुल आगे नहीं जाना। हाँ, यहाँ बैठे हो क्लासरूम में तो मैं आपको समझाने के लिए समझा सकता हूँ कि सिमेट्रिक हुआ कि नहीं हुआ, ट्रांजिटिव हुआ कि नहीं हुआ, बिकॉज क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। बाई चांस कोई चॉइस पेपर में ऐसी होती रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ओके ओनली रिफ्लेक्सिव, ऐसी चॉइसेस होती तो आपको बाकी चॉइसेस भी चेक करनी पड़ती। तो मैं क्लासरूम में मैं बार बार कहता हूँ कि मैं अगर पेपर में होता तो इसका आंसर चॉइस मार्क करके आगे चल पड़ता, तो क्लासरूम में हम इसको एक अपॉर्चुनिटी लेके चलते हैं। अपॉर्चुनिटी लेके चलाओगे, ये क्वेश्चन समझाने का मुझे मौका मिल रहा है, आपको सिमेट्रिक भी बताऊंगा, आपको ट्रांजिटिव भी बताऊंगा है कि नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा सा क्वेश्चन आ गया। अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो सोचो कि आपने एक अच्छी चीज़ छोड़ दी है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव चेक करना बड़ा आसान था। चलो हो गया, डन, ये तो हो गया, आपका आंसर आ गया। पेपर में आपको आगे नहीं करना। अभी हम आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आपको समझाने के लिए मैं तीनों चॉइसेस करके देखूंगा सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक में क्या होता है? अब एक्स वाई का रिलेशनशिप क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस √3 इरेशनल, ये हमें गिवन है। देखो यही तो प्रॉब्लम आती है बच्चों को, सिमेट्रिक में तो प्रॉब्लम आती है, ट्रांजिटिव में तो प्रॉब्लम आती है। क्या ये भी इरेशनल हुआ? अगर वो इरेशनल है तो क्या ये भी इरेशनल हुआ? अब सोचो अपने आप, 10 में से 8 बच्चे बोलते हैं यस,
10 में से शायद 10 बच्चे के वो बोल देते हैं यस कि अगर वो इरेशनल है तो ये भी इरेशनल हुआ। ये क्वेश्चन कराना मेरे लिए बड़ा जरूरी है। ये क्वेश्चन बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बड़े बच्चे गलती करते हैं। रिफ्लेक्सिव तो कोई आपको चेक ही नहीं किया किसी ने, और कोई स्कूल का बच्चा बता देगा। ये बताओ आप क्या कहते हो कि ये ठीक है, अगर ये इरेशनल हुआ तो ये भी इरेशनल हुआ? मैंने बोला कि 80-90% बच्चा बोलता है यस हो गया। मैथमेटिक्स में मैं हमेशा बोलता हूँ कि पास नहीं करते, फेल करने की ट्राई करते हैं। आपके साथ गलती होती है कि मैथ्स में पास करने की ट्राई करते हो, मैथ्स में फेल करने की ट्राई करो कि इसको फेल कर दो, इसको इरेशनल नहीं बनाना, इसको रैशनल बनाना है। इसको फेल करने की ट्राई करो, इसको रैशनल बनाना है, ऐसी को ट्राई करो। अगर इसको रैशनल बनाना है तो मुझे √3 को काटना पड़ेगा। तो लेट अगर मैं x को लेता हूँ 3 की पावर 1/4, उससे क्या होगा? उससे जो x² है वो आपका 3 की पावर हाफ बन जाएगा। उससे x² आपस में कट जाएगा, √3 आपस में कट जाएगा। ओके चलो √3 कट गया, तो बट मुझे तो इरेशनल बनाना है, तो इसका मतलब y को मैं इरेशनल, y² तो मेरा इरेशनल रहना चाहिए। अगर इसको इरेशनल, चलो ऐसा करते हैं, सॉरी अभी तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैंने x ले लिया तो y अभी मैं कुछ भी लेता हूँ, लेट y भी 0। ये मैंने अभी कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले लिया, x को ही ले लिया, y को 0 ले लिया। अब चेक करो क्या बनता है। अगर ऊपर डालोगे, इसको डालो ऊपर, ये x² यहाँ डाला, √3 - 0 प्लस √3 इरेशनल रह गया, है ना। ये पहले वाला पार्ट आपका क्या रह गया? आपने x² को √3 डाला, x² को √3 डाला, √3 - 0 प्लस √3 2√3 क्या होगा? इरेशनल होगा। दिस इज अ इरेशनल। पर अगर नीचे डालोगे, नीचे के आगे अगर यहाँ डालोगे तो क्या देख रहे हो आप? y को 0 डाला, x को √3 का, ये आपका √3 प्लस √3 कट गया, 0 आ गया। 0 इज ऑलवेज रैशनल, पता ना बच्चों, 0 इज रैशनल। ओके, किसी को 0 में प्रॉब्लम आती है, 0 की जगह 1 भी ले सकते थे आप। मैं 0 ले लिया, अब 0 की जगह 1 भी ले लो, तब भी ऐसा कुछ होता। कई बच्चे पता नहीं 0 को क्या समझते हैं, मुझे नहीं पता। 0 इज अ रैशनल नंबर। ओके, तो इसका मतलब कि आपने इसको सिमेट्री को फेल कर दिया। ये एग्जाम्पल कई बार बच्चा नहीं ढूंढ पाता, बच्चे को कभी समझ नहीं आता कि एग्जाम्पल क्या लिया जाए। मैंने x को 3 की पावर 1/4 ले लिया, उससे फायदा क्या हुआ? स्क्वायर जो है 3 की पावर 1/2 हो गया, ये दोनों आपस में कट गए। y को कुछ भी, y को 0 की जगह एनी रैशनल ले लो, आप कोई 0 ले लो या कोई भी रैशनल ले लो, एनी रैशनल जो आपको अच्छा लगे। आप कुछ भी रैशनल ले सकते थे, मैंने 0 लिया, कुछ भी ले लेते आप। तो आपने इस स्टेटमेंट को, सिमेट्री को फेल कर दिया। देखा, बेटर क्वेश्चन था। इस सिमेट्री को फेल करना आसान बात नहीं थी। सिमिलरली इसी क्वेश्चन में अगर कोई बाई चांस चॉइस में ट्रांजिटिव होता तो उसको फेल कैसे करेंगे, उसको पास कैसे करेंगे, वो देखते हैं जरा। ट्रांजिटिव आप करो अपने आप करके दिखाओ मुझे क्या कर सकते हो, बड़े कम बच्चे कर सकते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा? इफ x² - y² प्लस √3 इज इरेशनल इफ दिस, एंड y² - z² प्लस √3 इज आल्सो इरेशनल। तो मुझे चेक करना है कि x² - z² प्लस √3 इज इरेशनल, ये मुझे चेक करना है। दोनों इरेशनल गिवन है, मुझे चेक करना है। तो यहाँ पर भी 90% बच्चे बोलते हैं, 90 का यहाँ तो 100% बच्चे बोलते हैं यस दिस इज ट्रू। ये ठीक है, बच्चे कहते हैं सर ठीक है, देखो इरेशनल होगा, इरेशनल होगा, ये भी पक्की बात है इरेशनल हो गया। 90% का 100% बच्चे बोलते हैं दिस इज इरेशनल। और जिसका थोड़ा सा मैथ्स अच्छा है, मैं बार बार कहता हूँ कि मैथमेटिक्स में पास नहीं करते, फेल करते हैं। ट्राई करो इसको फेल करने की, इसको रैशनल करने की ट्राई करो। अभी मैंने आपको बताया कि मैं कि z को क्या लूँगा, मैं z को लूँगा 3 की पावर 1/4। उससे क्या फ़ायदा होगा? z² मेरा हो जाएगा √3, उससे √3 कट जाएगा। आप कहोगे सर √3 कट गया, तो फिर ये भी तो √3 कट गया, ये भी z² √3 हो गया, ये भी कट गया। अगर ये कट गया तो ये तो रैशनल हो जाएगा। अरे वही तो मैं बता रहा हूँ, y को कुछ ऐसा यूम करो कि रैशनल बचा रहे। आपको y को ऐसा यूम, बिकॉज ये तो गिवन है, रैशनल है। अगर हमने यहाँ पर √3 को काट दिया तो y अगर रैशनल हो गया फिर तो रैशनल हो जाएगा। तो y को ऐसा मानो, y को मान लेता हूँ मैं समथिंग, कुछ भी मान लो, मतलब कि 5 की पावर 1/4 मान लेता हूँ, या कुछ भी मान लो। 1/4 इसलिए मान रहा हूँ कि इसको स्क्वायर करने के बाद भी रैशनल रहे। आप इसको 4 की पावर 1/4 मान लो। ओके, उससे क्या होगा? 4 की पावर 1/4 माना तो उसका स्क्वायर क्या होगा? y² का स्क्वायर होगा, नहीं 4 वो ना मानो, 4 की पावर 1/4 का स्क्वायर 4 की पावर 1/2 हो जाएगा। उसका स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट हो जाता है, तो ऐसे करो उसको 5 ही मान लो, 5 की पावर 1/4 ले लो। ओके, तो उसका स्क्वायर हो गया 5 की पावर 1/2, मीन्स कि √5 हो गया। मैंने 4 क्यों नहीं माना? अगर 4 मानता तो √4 हो जाता। √4 होता है वो 2 हो जाता है, वो रैशनल हो जाता है। तो ये इरेशनल का इरेशनल रह गया।
कहने का मतलब अगर y को ही माना तो ये आपका y स्क्वायर जो है वो इरेशनल हो गया, और z स्क्वायर जो है √3 हो गया, तो मीन्स कि दिस इज इरेशनल। ये आपका इरेशनल का इरेशनल रह गया। ओके, तो ये भी इरेशनल रह गया। देखो x को क्या लो, x को कुछ भी ले लो, लेट x भी समथिंग लाइक 1 ले लो, तो आपने ये वाली चीज अज्यूम कर ली। अब आप अपना चेक करो इसको अज्यूम करके क्या बन रहा है। x को 1 लिया, y को ये लिया, z को ये लिया, तो ऊपर का जो पार्ट है वो तो काफी बड़ा इरेशनल बन गया। देखो ये 1 डाला, ये आपने y स्क्वायर √5 डाला, √3 डाला, वो तो इरेशनल है ही है। सिमिलरली y स्क्वायर √5 डाला, z स्क्वायर आपने √3 डाला, तो √3 कट गया, बट y स्क्वायर √5 है, अगेन इरेशनल का इरेशनल रह गया। अब मेन बात है कि तीसरे वाले का ये तो हमें चेक करो, वो दोनों में इरेशनल रह गए। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर x को अगर आपने क्या डाला था, x को 1 डाला, z स्क्वायर को √3 डाला, √3 कट गया, ये 1 है, तो 1 इज नाउ क्या रह गया, 1 रह गया। अगर इसको डालने के बाद ये 1 हो गया, 1 इज रैशनल। ओके, 1 आपका रैशनल होता है। अगर डाल के देखो आप तीनों, ये तीनों चीजों को यहाँ डाल के देखो तो क्या बन जाएगा, रैशनल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, रैशनल। ये दोनों इरेशनल हो गए, ये आपका रैशनल हो गया, तो आपने ट्रांजिटिव भी फेल कर दिया। देखा मैंने क्यों समझाया क्वेश्चन। देखो मेरे लिए बड़ा इजी था कहना कि फर्स्ट चॉइस पास हो गई है, और मुझे पता है कि ये क्वेश्चन बड़े अच्छे लेवल का, बड़ी अच्छी टाइप है। हम क्लास में अगर बैठे हो टाइप सीख रहे हैं, अगर टाइप अगर नहीं सिखाऊंगा तो आपको बाई चांस किसी चॉइस में ऐसा होता है, सिमेट्रिक चेक करो या ट्रांजिटिव चेक करो, तो आप लोगों को जब तक प्रैक्टिस नहीं की हुई है आप इस क्वेश्चन को पेपर में नहीं कर सकते थे। इस थोड़ा सा मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी कि सिमेट्रिक भी फेल करा दिया, ट्रांजिटिव भी फेल करा दिया। इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार सुन लेना, ये क्वेश्चन आज का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ओके डन स्टूडेंट्स, इसको एक बार देख लो, समझ लो, देन हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। ओके ओके, अप टू 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो तो बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, एनआईटी का क्वेश्चन है। एनआईटी में क्वेश्चन थोड़े सिंपल ही आते हैं, कई बार तो बिल्कुल सिंपल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो बिल्कुल सिंपल निकलेगा। देखो जरा प्लीज, भाई ये गलती करता है कोई बच्चा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कई स्टूडेंट्स गलती करते हैं, आप इसको आराम से देखो क्या पूछा जा रहा है। नंबर रिलेशंस फ्रॉम सेट ए विद m एलिमेंट्स इनटू सेट ए क्रॉस ए। आपको रिजल्ट तो पता ही है कि अगर सेट ए में m एलिमेंट्स होते हैं और सेट ए में m एलिमेंट्स होते हैं, सेट बी में n एलिमेंट्स होते हैं, तो नंबर रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी क्या होता है, तो नंबर रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, नंबर रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितने रिलेशंस होते हैं हमारे पास, 2m × n, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, राइट। ए में अगर m एलिमेंट्स हो, बी में अगर n एलिमेंट्स हो, नंबर रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी 2m। यहाँ पर जो है ए तो ए ही है, ए में तो m एलिमेंट्स है। इस क्वेश्चन में क्या है, ए में तो m एलिमेंट्स है, पर रिलेशन कहाँ से कहाँ है, ए टू ए क्रॉस ए। इस रिलेशन जो है ए टू ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए में अगर ए में m एलिमेंट्स है तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स हुए, m × m, m स्क्वायर एलिमेंट्स हुए। m × m कितने हो गए, m स्क्वायर एलिमेंट्स हुए, किसमें, ए क्रॉस ए में। ओके, बिकॉज ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं, m × n। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होते हैं, m स्क्वायर। सो बाय दिस फार्मूला नंबर रिलेशंस क्या हो गया, सो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू, नंबर रिलेशंस कहाँ से कहाँ, फ्रॉम ए टू ए क्रॉस ए। तो फार्मूला ये लगाया आपने, यहाँ पर ए में तो वही एलिमेंट्स है, m एलिमेंट्स है, पर ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स निकले, m स्क्वायर एलिमेंट्स निकले। तो आंसर क्या आ गया, 2m³। ये आपका आया। तो यहाँ थोड़ी सी की बच्चा गलती कर देता है, तो आपको बता दिया कि 2 क्या आ गया, m³। ओके, 2m³। ओके स्टूडेंट, डन। ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था, बट प्रॉब्लम ये होती है बच्चों के साथ कि वो इसको थोड़ा सा ए मान लेते हैं, ए नहीं, ए क्रॉस ए है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 फार्मूला हुई है 2m × n, और अब आपका आंसर 2m³। ना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है 4 सेट्स का क्वेश्चन है। अदरवाइज जो हम वेन डायग्राम करते हैं 3 सेट्स का करते हैं, फार्मूला करते हैं 3 सेट्स का करते हैं, ये 4 सेट्स का है। A1, A2, A3, A4 4 सेट्स, सबसेट्स U containing 75 elements with the following properties, each contain 28 elements, intersection any 2 contain 12 elements, intersection any 3 contain 5 elements, intersection all 4 contain 1 element, number elements which belongs to none of the 4 subsets। 4 का वेन डायग्राम बनाना स्टूडेंट्स के लिए इजी नहीं होता,
कोई बच्चा कहेगा सर मैं इसका वेन डायग्राम बना के कर लेता हूँ, तो 4 का वेन डायग्राम कोई नहीं बनाता। ओके, 4 का वेन डायग्राम बनाना, 3 तक वेन डायग्राम चलती है, 4 का कोई वेन डायग्राम नहीं बनाता। तो 4 के ऊपर वेन डायग्राम बनाने की ट्राई भी ना करना। इसका क्या करना होगा, इसका हमें फार्मूला सोचना पड़ेगा कि 4 के यूनियन का फार्मूला क्या होता है। 4 सेट्स के यूनियन का फार्मूला आपको देखना पड़ेगा। वो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस नहीं होगी तो मुश्किल हो जाएगा, और प्रैक्टिस है तो अच्छी बात है। 4 का यूनियन का फार्मूला, 3 के यूनियन का फार्मूला क्या होता है, 1 को ऐड किया, 2 को इंटरसेक्शन को माइनस किया, 3 के इंटरसेक्शन को ऐड किया। यहाँ पर भी यही बात होगी, 1 को ऐड किया, 1 को ऐड किया मीन्स Na1 प्लस, अगर मैं खोलने लग गया इस फार्मूले को तो बड़ा लंबा सा फार्मूला बन जाएगा। इस फार्मूले को खोलूंगा तो क्या बनेगा, Na1 प्लस Na2 प्लस Na3 प्लस Na4, 1 खोला, 2 को माइनस किया मीन्स A1 इंटरसेक्शन A2, A1 इंटरसेक्शन A3, बार मैंने माइनस कर दिया, पहले सारे माइनस होंगे, 2 वाले सारे माइनस होंगे, जितने 2 के पेयर बनेंगे सारे माइनस होंगे। फिर 3 के जो ट्रिपलेट्स बनेंगे वो प्लस होंगे, 3 के जो ट्रिपलेट्स बनेंगे वो ऐसे वाले प्लस होंगे, 3 वाला अगले 3 वाला ऐसे, फिर 4 वाले माइनस होंगे। ये एक्चुअल वे है जो आपको हम बता सकते हैं। पर इसको लिखने में बड़ा टाइम वेस्ट होगा, तो इसको लिखने में टाइम बड़ा वेस्ट हो जाता है। आप देख समझ सकते हो कि अगर मैं इसको लिखूँगा तो टाइम लगेगा, तो इसी को थोड़ा हम फास्ट करेंगे। फार्मूला यही है, 1 को ऐड किया, 2 को माइनस किया, 3 को ऐड किया, 4 को माइनस किया, बस। उसके आगे तो कुछ था ही नहीं। उसके आगे तो सभी में बताया हुआ है 75, 70, 28, 1 में है, 2 में 12 है। तो चलो ये तो अच्छी बात है कि आपको अच्छा सा सिंपल सा बताया हुआ है। कई बच्चे कहेंगे सर नीचे वाला फार्मूला बड़ा छोटा सा लग रहा है। एक्चुअली इसी को ही हमने थोड़ा जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। फार्मूले को जनरल फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 1 को ऐड किया, उसको मैं क्या बोलूँगा, समेशन ai फ्रॉम 1 to 4। इसका मीनिंग वही है, 1 को ऐड किया। ये मैं समेशन लैंग्वेज लिख रहा हूँ, ये तो बच्चों की लैंग्वेज लिखी है, 1 को ऐड करके दिखाया। अदरवाइज इसको क्या लिखते हैं, समेशन। 2 को माइनस किया, उसको क्या लिखेंगे हम, 2 को माइनस किया, उसको लिखेंगे समेशन, बोलो स्टूडेंट्स, ai इंटरसेक्शन ij फ्रॉम 1 to 4, i इज नॉट इक्वल टू j। तो 2 को माइनस किया, माइनस हो गए, 2 के पेयर सारे माइनस हो जाएंगे। i को 1 डाला, j को 2 डाला, i को 1 डाला, j को 3 डाला, i को 2 डाला, j को 3 डाला, 2 के पेयर सारे माइनस हो जाएंगे। सिमिलरली 3 वालों को ऐड किया, 3 वालों को ऐड किया, उसको कैसे लिखेंगे हम, प्लस 3 वाले क्या होंगे, समेशन ai इंटरसेक्शन aj इंटरसेक्शन ak ij k फ्रॉम 1 to 4, i नॉट इक्वल टू j नॉट इक्वल टू k, इक्वल नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हो कोई भी पेयर इक्वल नहीं होता, कोई भी 2 सेट्स इक्वल नहीं होते इस केस में। 4 को माइनस किया तो एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, उसको सीधा लिख लो, a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 इंटरसेक्शन a4। तो ऐसा किसी बुक में फार्मूला देख लेते हो तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर क्या लिख दिया, ये हमें समझ नहीं आ रहा। ये वही बात है जो आपने पहले लिखी थी, 1 को ऐड किया, 2 को माइनस किया, 3 को ऐड किया, 4 को माइनस किया। ये वही है जो आपने लिखा हुआ है पीछे खोल के, पर जो खोल के लिखोगे वहाँ पर आपका टाइम बड़ा वेस्ट हो जाता है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको ऐसा लिखोगे। अब 1 को ऐड किया तो आप बताओ कि 4 का यूनियन क्या बन गया। 1 को ऐड किया, सभी में कितने एलिमेंट्स थे, 1 में 28 एलिमेंट्स थे। जो 1 को ऐड करोगे तो 28 + 28 + 28 मीन्स क्या बन जाएगा, 4 × 28 है ना, 28 + 28 4 × 28। उसके बाद इंटरसेक्शन एनी 2 सेट्स, ये भी एक बात है कि ये पेयर्स कितने बनेंगे। सभी के जो 2 का इंटरसेक्शन है वो 12 एलिमेंट्स है, सभी 2 के इंटरसेक्शन में 12 एलिमेंट्स है। पर मेन प्रॉब्लम है कि ये तो हमें पता लग गया 1 के 4 पॉसिबिलिटी बनेगी, 1 एलिमेंट की 4 पॉसिबिलिटी बनेगी, सीधा हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। पर पेयर्स कितने बनेंगे, अगर आपके पास 4 सेट्स है उसके पेयर्स कितने बनते हैं, 4 सेट्स के पेयर कितने बनेंगे, 4c2। कैसे पता लगा मुझे, बिकॉज एनसीआर क्या होता है, एनसीआर का मीनिंग होता है n में से r को चूज करो, n में से r को चूज करो। और 4 में से 2 के पेयर चूज करने हैं तो कितने पेयर्स बनेंगे, 4c2। अदरवाइज अगर उंगलियों में काउंट करोगे तो आप कहोगे a1 a2 का पेयर बना, a1 a3 का पेयर बना, a1 a4 का पेयर बना, a2 a3 का पेयर बना, a2 a4 का पेयर बना। आप उंगलियों पे पेयर काउंट कर सकते हो, पर कोई पेयर अगर मिस हो गया तो क्वेश्चन गलत हो सकता है आपका। सीधी बात है, 4 एलिमेंट्स में से 4 सेट्स में 2 को चूज करना है, 2 पेयर को चूज करना है, तो कितने पेयर्स होंगे, 4c2। तो हर पेयर में कितने एलिमेंट्स है, 12 एलिमेंट्स है, तो into 12। ओके, सिमिलरली अगले में भी फायदा होने वाला है। अगर आपको 3 चूज करने हैं, इंटरसेक्शन 3 कंटेन 5 एलिमेंट, तो 3 चूज करने हैं 4 में से, वो कितने होंगे, 4c3।
हर ट्रिपलेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 5 एलिमेंट्स होंगे इनटू 5। ओके, ये आपने पेयर चूज किया, ये आपने ट्रिपलेट चूज किए, 3 लिए तो 4C3, ये पेयर लिए, ट्रिपलेट्स लिए। ओके, अब अगला क्या है, अगला तो आपको पता ही है, वो तो एक ही पॉसिबिलिटी है, उसको 4C4 भी बोल सकते हैं। वैसे तो एक ही पॉसिबिलिटी 4C4 1 ही होता है, उसमें कितने एलिमेंट्स है, चारों में कितने एलिमेंट्स है, 1 एलिमेंट है। ओके, शुरू वाले को भी 4C0 बोल सकते हो, मैंने यहाँ 4 लिख दिया ना, उसको भी 4C0 बोल सकते हो। ओके, तो कहने का मीनिंग ये है कि आपके पास, सॉरी 4C0 नहीं 4C1, एक एलिमेंट नहीं है ना, 4C1 हो गया, तो ये आपके पास आ गया। राइट स्टूडेंट्स, अब इसको आप पुट कर दो, जो भी वैल्यू बनती है, ये 4 × 28, ये आपका 6 होता है, 6 × 12, ये आपका 4 आता है, 4 × 5 माइनस कितना 1, तो ये आपका आंसर बनेगा। ओके, कितना आंसर बनेगा चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 59। ओके, 59 आपका आंसर आ गया, सॉरी 59 आपका यूनियन आ गया। अब आपको चाहिए क्या, विच बिलोंग्स टू नन ऑफ 4 सेट्स। आपको यूनियन ही चाहिए, मैंने यूनियन निकाला है। आपको नन चाहिए तो नन क्या होता है, टोटल माइनस यूनियन। अगर आपको नन चाहिए, नन का मतलब हो गया इन सभी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए आपको इन चारों का क्या चाहिए, इन चारों का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, टोटल कितना था, टोटल हमारे पास 75 एलिमेंट्स थे, टोटल में से यूनियन निकाल दो, टोटल में से क्या निकाल दो, यूनियन निकाल दो। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है फार्मूला, मैं तो वैसे लिख के दिखा रहा हूँ। टोटल 75 था, यूनियन 59 आया था, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, आंसर आ गया 16, हमारा आंसर आ गया। सिंपल। इस क्वेश्चन में अच्छी बात क्या थी, ये फार्मूला जो है उसको मैंने जान के आपको समझाया, क्योंकि फार्मूला कुछ नहीं पता। कई बार, इवन 2 बार तो एनआईटी में क्वेश्चन आ चुका है इस फार्मूले के ऊपर। तो इस फार्मूले को मैंने ये भी आपको बता दिया कि 4C2 मीन्स 4 में 2 पेयर्स लिए, 4C3 मीन्स 4 में 3 सेट्स लिए, 4 में 4 सेट्स लिए। और इस 4 को भी लिख सकते हो, शुरू का जो 4 है उसको लिख सकते हो 4C1, वो एक ही बात थी। ओके, अब बाकी आपको वैल्यू निकालनी आती होगी। इसकी वैल्यू क्या 6 होती है, इसकी वैल्यू क्या 4 होती है, 4C4 क्या होता है 1 होता है, 4C1 क्या होता है 4 होता है। ये सारी वैल्यूज आपको आती होंगी, उसको पुट कर दो तो आपका आंसर रेडी हो जाएगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, तो इसमें टाइम लगाया आपको समझाने के लिए। ना क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लो पहले स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाए देन क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ आप। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ी अच्छी टाइप थी, मैंने बोला लेवल 3 चल रहा है, लेवल 3 मीन्स कि अच्छा लेवल होता है। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन बड़े अच्छे चल रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 अगेन एनआईटी का क्वेश्चन है। अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन 3 सेट्स का क्वेश्चन है। कौन से 3 सेट्स है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। 3 सेट्स है, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अच्छी बात है, 3 सेट्स का क्वेश्चन है, 4 सेट्स का नहीं, 3 का ही हुआ। क्या चाहिए हमें, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर दैट कुड हैव पास्ड ऑल 3 एग्जामिनेशन। हमें तीनों को कॉमन चाहिए, पर कॉमन क्या चाहिए, लार्जेस्ट चाहिए, लार्जेस्ट दैट कुड हैव पास्ड ऑल 3 एग्जामिनेशन। सो पहले जो इन्फॉर्मेशन है उसको वेन डायग्राम में लिखना शुरू कर दो या फार्मूले में लिखना शुरू कर दो, डिपेंड्स अपॉन हमें क्या कुछ दिया जा रहा है। हमें मैथ्स दिया जा रहा है, फिजिक्स दिया जा रहा है, केमिस्ट्री दिया जा रहा है। एटमोस्ट 19 मैथ्स एंड फिजिक्स दिया जा रहा है, एटमोस्ट 29 मैथ्स एंड केमिस्ट्री दिया जा रहा है, एटमोस्ट 20 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिया जा रहा है। तो हमें तीनों का कॉमन नहीं दिया जा रहा। हमें तीनों का कॉमन नहीं दिया हुआ, तो इसको अगर तीनों को कॉमन नहीं दिया हुआ तो मैं बच्चों को कभी रिकमेंड नहीं करता। मीन्स वो तो निकालना है, तीनों को कॉमन तो हमें निकालना है, तीनों को कॉमन हमें निकालना है। जब तीनों को कॉमन दिया जाए तब तो वेन डायग्राम बनाते हैं, या तीनों को कॉमन आपको निकालना है तो वेन डायग्राम ना बनाओ, क्योंकि आपको एक्स मानना पड़ेगा। जब एक्स मानना पड़ेगा फिर आपको हर जगह एक्स एक्स दिखेगा वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम में आपको एक्स एक्स दिखेगा, वो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा। जब तीनों को कॉमन दिया जाए तब वेन डायग्राम बनाते हैं। यहाँ मैं फार्मूले को यूज़ करूँगा। फार्मूला 3 के यूनियन का क्या फार्मूला होता है, उसको पहले इन्फॉर्मेशन लिख लो। इन्फॉर्मेशन ये है कि टोटल स्टूडेंट 50 है और मैथ्स में हमारे पास 37 है। मैथ्स में कितने हैं, मैथ्स में 37 है, और फिजिक्स में 24 है, फिजिक्स में 24, और केमिस्ट्री में 43 है, केमिस्ट्री में 43, एंड एटमोस्ट 19 पास इन मैथ्स एंड फिजिक्स। एटमोस्ट मीन्स लेस देन इक्वल टू कितना 19 एंड एटमोस्ट 29 पास इन मैथ्स एंड केमिस्ट्री। मैथ्स एंड केमिस्ट्री कितना, एटमोस्ट 29, एटमोस्ट 20 पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, वो कितना है 20। ओके, ये 3 इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। बस हमें चाहिए इन सभी का कॉमन। हमारे पास जो फार्मूला होता है यूनियन का फार्मूला होता है, ए यूनियन, या तीनों का क्या नाम है, मैथ्स यूनियन,
हमारे पास जो फार्मूला होगा वो तीनों के कॉमन का होगा, तीनों का यूनियन का, सॉरी तीनों का यूनियन का फार्मूला मैथ्स यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री क्या होता है, मैथ्स प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री माइनस मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स माइनस मैथ्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री माइनस फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री प्लस तीनों का इंटरसेक्शन। ये हमारे पास एक्चुअल फार्मूला, एक यही फार्मूला होता है तीन के यूनियन का। आपका टारगेट क्या है, ये आपका टारगेट है, ये आपको दिया हुआ है, यस ये कितना हो गया, ये आपका 50 हो गया, ये आपको दिया हुआ है, यस ये आपको दिया हुआ है, यस ये भी दिया हुआ है, ये भी एटमॉस दिया हुआ है, ये भी एटमॉस दिया हुआ है, ये भी एटमॉस दिया हुआ है, ये आपको चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है। पहले आपका कॉमन का फार्मूला बन गया, इसका मतलब अब इसको सारी चीज़ों को वहाँ ले जाओ। अगर हो सके तो साथ साथ में वैल्यू भी डाल दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। या तो चलो एक बार ले ही जाओ, अदरवाइज तो अगर मैं क्वेश्चन कर रहा होता साथ साथ में वैल्यूज डाल देता सारी, उससे क्या होता है एक स्टेप में आंसर आ जाता। तो अभी मैं समझा रहा हूँ तो मैं सबको लिख के दिखाता हूँ आपको, वही लिखने में टाइम वेस्ट होता है। तो इसको उधर ले गए, ये माइनस हो गया, 3 तो माइनस हो गए, जो प्लस थे माइनस हो गए, माइनस NM माइनस NP माइनस NC, जो 3 माइनस थे वो प्लस हो गए। मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स, मैथ्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री। अब सारी इंफॉर्मेशन डाल दो। तीनों का यूनियन क्या था, तीनों का यूनियन था 50, तीनों का यूनियन क्या है 50। और मैथ्स में कितने हैं, मैथ्स में है 37, फिजिक्स में कितने हैं, तीनों में इंफॉर्मेशन डाल दो। 37 फिजिक्स में कितने थे 24, केमिस्ट्री में 43, 24 43। अब अच्छी बात अब स्टार्ट हो गई। उसने हमसे क्वेश्चन पूछा लार्जेस्ट पॉसिबल दैट कुड हैव पास 3 एग्जामिनेशन। हमें इसकी लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, हमें इसकी लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए। ओके हमें क्या पता है, हमें तीनों की भी लार्जेस्ट वैल्यू पता है, हमें तीनों की भी लार्जेस्ट मैक्सिमम वैल्यू पता है। तो मैक्सिमम डालोगे तो मैक्सिमम ही आएगा। अब तीनों की मैक्सिमम वैल्यू डालो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 19, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 29, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 20। मीन्स की कुछ नई बात नहीं हुई। देखा जाए तो आप कहोगे सही, तो वही हम सिंपल ऐसे ही डाल देते। हाँ डाल दो, नो डाउट आप डालोगे ही, पर वैसे भी बता रहा हूँ मैं आपको, तीनों जो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है, तो तीनों को मैक्सिमम डालोगे तो तीनों प्लस प्लस है, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। बस ये आपने इसको पुट कर दिया तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है वहाँ से देख लेते हैं। तो आपका आंसर आ रहा है इसका क्या 14 आ रहा है, ये आपका 14 आ गया। इसको पुट करके क्या वैल्यू आ गई आपके पास 14, आपका आंसर आ गया 14। तो अगर आप देखा जाए तो 14 मीन्स की आपका क्या था, ये आपकी वैल्यू थी 50 माइनस क्या था -37। ओके जो भी वैल्यू आपने देखी मैंने करके दिखाया आपको। ये आपका कितना था 19, 29 और 2019 ये आपका था। तो कितनी वैल्यू आ गई 14 वैल्यू आ गई। तो 14 मीन्स की दिस इज ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 14, ये आपकी वैल्यू क्या आ रही है मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो यही आपकी मैक्सिमम वैल्यू है 14। ओके लेस देन इक्वल टू क्या हो गया इसका मतलब 14, ये आपने मैक्सिमम वैल्यू डाली है ये मैक्सिमम आ गया। तो लेस देन इक्वल 14, तो 14 आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसमें से आंसर नन ऑफ दिस। ओके तो क्वेश्चन कुछ नहीं था, मैंने लिखने में टाइम लगा रहा हूँ कि आपको, अदरवाइज जब किसी बच्चे को पता है तो सीधा वो फार्मूला इसको फार्मूला को यूज़ करेगा। तो ये इंटरसेक्शन वहाँ गया, यूनियन वहाँ गया। ओके उसके आगे आपने इस तीनों की मैक्सिमम वैल्यू डाल दी इंटरसेक्शन की, तो आपको मैक्सिमम मिल गया। तीनों को मैक्सिमम डाला आपको मैक्सिमम मिल गया। तो क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, लिखने में मैंने टाइम ज़्यादा लगा दिया। जब अपने आप करोगे तो क्वेश्चन को ईजी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बड़े अच्छे क्वेश्चन में से आता है। यहाँ पर भी कई बच्चे बड़ी गलती करते हैं, पर माइंड में रखोगे क्वेश्चन में क्या है, लेट आर बी रिलेशन ऑन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स कि नेचुरल नंबर। इस बात को माइंड में रखो कि यहाँ पर जो रिलेशन है वो ए बी के ऊपर है। जो ए बी है वो पॉजिटिव इंटीजर आई प्लस का मीनिंग नेचुरल नंबर। रिलेशनशिप क्या है, ए और बी का रिलेशनशिप है क्या रिलेशनशिप है 4a + 5b इज डिविजिबल बाय 9, ये आपका रिलेशनशिप है। तो ये आपको देखना है कि ये आपका रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस है। मीन तीनों चेक करने पड़ेंगे तभी आपको इक्विवेलेंस दिखेगा। ओके सो क्वेश्चन ये है
आपको रिलेशनशिप बता दिया ए और बी का रिलेशनशिप क्या है। अब चेक करो पहले रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव चेक करना सबसे इजी होता है ना। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए का मतलब दोनों को ए कर दिया तो 4a + 5a कितना होता है 9a। डेफिनेटली 9a इज डिविजिबल बाय 9, कोई डाउट नहीं है, 9a इज डिविजिबल बाय 9। तो पहली बात तो हो गई, 9a इज डिविजिबल बाय 9, वो तो हो गया, मीन्स की रिफ्लेक्सिव तो हो गया। फर्स्ट चॉइस तो है, बट उसने ओनली बोला हुआ है, इसलिए अभी आप कोई रिस्क ना लो, बिकॉज ओनली बोल दिया तो आपको बाकी भी चेक करनी पड़ेगी, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। सो सिमेट्रिकली क्या करना होता है, सिमेट्रिकली आपको करना पड़ेगा, इसका रिवर्स भी करना पड़ेगा। सिमेट्रिकली क्या होता है, इफ ए बी का मतलब इफ 4a + 5b इज डिविजिबल बाय 9, दिस इज डिविजिबल बाय 9, तो क्या बी ए होगा। बी ए का मतलब क्या होगा, ए को बी कर दो, बी को ए कर दो, तो 5, ए को बी किया, बी को ए किया, तो क्या बोलोगे आप, 5a + 4b इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। ये आपको चेक करना है। आपने ए को बी कर दिया, बी को ए कर दिया, तो अगर 4a + 5b डिविजिबल बाय 9 है तो क्या 5a + 4b आल्सो डिविजिबल बाय 9। पहले चेक करो कि 4a + 5b डिविजिबल बाय 9 कब होता है। तो कई बच्चे कहेंगे सर कोई वैल्यू डाल के चेक कर लेते हैं, चलो वैल्यू डाल के चेक कर लो, कोई वैल्यू आपको पता तो वो डालो जरा। आपने डाल दी, ए की वैल्यू डाल दी 1, ओके, और बी की वैल्यू डाल दी कितना डालूँ मैं, 10, 1 10, तो 1 10 कितना बना, 1 डाला 10 डाला 54 बन गया, 54 डिविजिबल बाय 9। यहाँ पर ए को 1 डाला, बी को 10 डाला, 50 कितना हो गया, 54 हो गया। तो यहाँ पर मैं उल्टा काम करूँ, यहाँ पर 110 लिया तो यहाँ पर 10 1 लेके देखूँ, यहाँ पर 110 लेके आपका पास हो गया, तो क्या यहाँ 10 1 पास होगा, यहाँ पर 10 डालो या 1 डालो, ये भी 54 बन गया, यहाँ पर 10 डालो या 1 डालो, ये भी 54, 110 पास हुआ तो यहाँ पर भी 10 1 पास हो गया, तो 110 पास होगा तो 10 1 भी पास हो गया। तो इसका मतलब दिस इज, तो ऐसे जब भी पेयर्स लोगे आप, अगर ए बी पास होगा तो उसका बी ए भी पास हो रहा है, जब ए बी पास हो रहा है तो उसका बी ए भी पास हो रहा है, तो दिस मीन दिस इज आल्सो सिमेट्रिक। आपको कुछ और एग्जाम्पल लेना, कुछ और एग्जाम्पल भी ले लो, मैंने 110 लिया, कुछ और एग्जाम्पल ले लो। आप एग्जाम्पल ले लो, इसका क्या लूँ मैं, अभी नेचुरल नंबर भी लेना मुझे। 1 के साथ तो मैंने 10 का पेयर बनाया था, और 2 के साथ पेयर किसका बनाऊँ, 2 के साथ पेयर बनाता हूँ 8 और 55 + 8 63, यस 63। 2 के साथ पेयर बनाया 11 का, 2 11 लिया मैंने, 2 11 डाल के देखा, दिस कितना हो गया, 8 + 55 63 हो गया, 63 डिविजिबल बाय 9। यहाँ पर डाल के देखो 11 2 डालोगे, 55 + 8 अगेन दिस डिविजिबल बाय 9। तो कहने का मीनिंग है कि अगर ए बी 1 सेट्स भी हो रहा है तो बी ए भी सेट्स भी हो रहा है, ए बी सेट्स भी हो रहा है तो बी ए भी सेट्स भी हो रहा है। पर आपने कुछ रिलेशनशिप देखा, 1 10 2 11, अगला बताओ अगला पेयर कौन सा होगा, अगला पेयर होगा 3 12। चेक कर लो प्लीज, एक्चुअली ये पेयर कैसे बन रहे हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है। अच्छा 110 की जगह मैं 10 1 लेना चाहूँगा, वो भी होगा, डेफिनेटली वो तो होगा ही, बिकॉज 110 चेक किया तो 10 1 भी आपने देखा पास हो गया था। तो कहने का मीनिंग ये है कि जो आप पेयर्स ले रहे हो उनका जो गैप आ रहा है, ये जो ए बी का पेयर ले रहे हो उनका गैप पता कितना आ रहा है, उनका गैप आ रहा है मल्टीपल ऑफ 9। ये जो पेयर्स लोगे वहां पर आपका रिलेशनशिप पास हो रहा है मल्टीपल ऑफ 9। ए माइनस बी क्या हुआ, 9 का मल्टीपल, ये भी कितना हुआ, इनका डिफरेंस क्या हुआ, 9 का मल्टीपल, इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, 9 का मल्टीपल। मीन्स 9 के मल्टीपल पे जब ए और बी का जो गैप है वो 9 का मल्टीपल होगा, ए और बी का जो गैप है मल्टीपल हो क्या होना चाहिए, 9। उस केस में आपकी ये चीज़ पास हो रही है। तो अगर ए ओ बी का मल्टीपल, ए ओ बी का जो गैप है 9 का मल्टीपल है, ए ओ बी का गैप अगर 9 का मल्टीपल है तो बी ओ ए का गैप भी तो 9 का मल्टीपल हुआ ना, तो बी ओ ए का गैप भी तो 9 का मल्टीपल हुआ। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर ए बी पास होगा तो बी ए भी पक्का ही पास होगा। तो मैंने आपको काफ़ी डीपली समझा रहा हूँ, ए बी पास होगा बी ए भी पास होगा, बिकॉज ए बी क्यों पास होगा, बिकॉज 9 का मल्टीपल आपको लेना पड़ेगा, उनका डिफरेंस जो है 9 का मल्टीपल लेना पड़ेगा, तो बी माइनस ए बी भी 9 का मल्टीपल लेना पड़ेगा। सो इसका मतलब दिस इज ऑलवेज सिमेट्रिक। इसको आपको देखने से बड़ा फायदा होने वाला है, बिकॉज ट्रांजिटिव में आपको बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी, अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। ट्रांजिटिव में क्या देखना पड़ेगा हमें देखना होगा कि अगर ए बी पास हुआ है और ए बी पास हुआ है, बी सी पास हुआ है, तो ए सी भी पास होना चाहिए। ए बी पास होने का मतलब क्या है, 4a + 5b इज डिविजिबल बाय 9। ओके 9 था ना, डिविजिबल बाय 9, राइट। सिमिलरली यहाँ क्या था, 4b + 5c इज डिविजिबल बाय 9। ये दोनों आपको गिवन है, पास है। तो यहाँ पर चेक करना है 4a + 5c
इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। अब आपको ये जो आपने रिलेशनशिप बनाया था ना, इसका बड़ा फायदा होने वाला है। अगर डिविजिबल बाय 9 है तो ए और बी का जो गैप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर ये पहली वाली ट्रू है तो ए और बी का जो गैप है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो उसको ए और बी का गैप 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 9 टाइम्स m1 बोल देता हूँ मैं। सिमिलरली बी और सी का गैप, अगर ये चीज ट्रू है तो बी और सी का गैप भी 9 का मल्टीपल होना चाहिए, वो भी 9m2 बोल देता हूँ मैं, है ना। अब ए और सी का गैप क्या हो गया बताओ मुझे स्टूडेंट्स, तो ए और बी का गैप 9 का मल्टीपल है, बी और सी का गैप 9 का मल्टीपल है, तो ए और सी का गैप क्या होगा, वो भी चेक कर सकते हो, 9 का मल्टीपल ही रहेगा ना, बिकॉज 9 के दोनों को माइनस करते हो तो ए माइनस सी आता है, इन दोनों को माइनस करते हो ए माइनस सी आता है। 9 के मल्टीपल में से 9 का मल्टीपल अगर माइनस करोगे वो भी आपका 9 का मल्टीपल ही आएगा। अगर ए और बी का गैप 9 का मल्टीपल है, जैसे लाइक 1 10 और मैंने लिया 10 19, ओके, ये कितना मल्टीपल, 9 का, इनका गैप 9 का मल्टीपल है, इसका गैप 9 का मल्टीपल है, और 1 और 19 क्या है, वो भी 9 का, उनका गैप भी 9 का मल्टीपल है। अब चेक कर सकते हो, अगर दोनों पास होंगे तो ये भी पक्का पास होगा। क्यों पास होगा, बिकॉज जो इनका डिफरेंस है वो 9 का मल्टीपल है। ओके, मैंने आपको बड़ा डीपली समझा दिया, ये जो डिफरेंस है ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, तो तीनों पास होंगे। तो अगर ए भी पास हुआ, बी सी पास हुआ, तो ए सी भी पक्का पास होगा। ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन में है, तभी मुझे टाइम लग रहा है समझाने में, तो आप इसको समझ सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है वो भी आप पढ़ सकते हो, अथवा एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। मैंने तो एग्जाम्पल भी समझा रहा था, तो 1 10 हुआ तो 10 1 हो गया, बच्चे ऐसे करते हैं, 1 10 हो गया और 10 19 हो गया तो 190 भी हो गया, चलो जी, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो क्या होगा, इक्विवेलेंस हो गया। ओके डन। इस क्वेश्चन को आराम से सुन लेना, सारे क्वेश्चन नहीं है, ये थ्योरी है। क्वेश्चन होते तो मैं आपको सीधा ना बोल के चले जाता कि 1 10 डाल दो जी, 10 1 डाल दो जी, पास हो गए, काम खत्म। मैं आपको समझा ऐसे ही रहा हूँ कि आपको थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपको समझ आ जाए कि एक्चुअल चीज़ कहाँ से आती है। अदरवाइज मैं इसको ना भी बताता तभी मेरा काम चल जाता, सीधा बोल देता ये ठीक है जी, आपको 1 10 1 डाल दिया, तो सिमिलरली 1 10 डाल दिया, देखो पास हो गया, चलो जी सिमेट्रिक पास हो गया। सिमिलरली मैं ट्रांसटिव बोल के चले जाता। आपको मैं थ्योरी समझा रहा हूँ कि ये देखो, ये दोनों एक, अगर 10 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है, तो ये भी 9 का मल्टीपल होगा, बिकॉज आगे जाके आपको फायदा होगा इस थ्योरी का। ना क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपका देखा जाए तो सेट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं है, ये क्वेश्चन वैसे ही है, जनरल क्वेश्चन है, तो ये कोई भी स्टूडेंट इसका आंसर दे सकता है। इन इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर्स ऑन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। 50 वोटर्स 10% ने वोट नहीं दिया, 50 वोटर कास्ट देयर वोट्स, कास्ट देयर बैलेट पेपर्स ब्लैंक, 50 ने ब्लैंक छोड़ दिया। देयर वर एग्जैक्टली 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट थे बस। विनर वाज स्पॉटेड बाय 47% ऑफ द वोटर्स इन द लिस्ट, he got 306 more than his rival, number of voters in the list क्या है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मुझे किसी टीचर ने स्कूल में सिखाया था कि बेटा पहले जब नंबर वोटर, जो क्वेश्चन पूछा जाए उसको पहले एक्स मान लेते हैं। लेट, हमें नंबर वोटर ही चाहिए ना, उसको एक्स मान लो, लेट नंबर ऑफ वोटर्स बी एक्स, लेट नंबर ऑफ वोटर्स बी एक्स, तो उसको एक्स मान लिया। बस अब इसके आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और उसने बोला है कि 10% ऑफ द वोटर्स ने वोट नहीं दिया, 10% ऑफ द वोटर्स ने वोट नहीं दिया, इतना ने वोट नहीं दिया। टोटल वोट्स कितनी है, एक्स है, टोटल वोट्स एक्स है, 10% ने वोट नहीं दिया, चलो जी 10% ने वोट नहीं दिया। 50 ने ब्लैंक छोड़ दिया, पर वोटर्स में थे ना, वो वोटर्स में थे, ब्लैंक छोड़ दिया, कोई बात नहीं, हमें टोटल वोटर्स चाहिए। टोटल वोटर्स क्या है, 10% ने वोट नहीं दिया, वो हो गए। 50 ने वोट दिया, 15 सॉरी ब्लैंक वोट दे दिया, वो हो गए। ओके, ये हो गए जिन्होंने वोट नहीं दिया या जिन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया, मीन्स कि ये आउट हो गए। ये दोनों तो कैटेगरी में थे ही नहीं, इन्होंने वोट दिया ही नहीं, इन्होंने वोट दिया ही नहीं, उसने ब्लैंक छोड़ दिया। और एग्जैक्टली 2 कैंडिडेट थे, तो विनर वाज स्पॉटेड बाय 47% वोट्स, विनर को मिले 47%, विनर को मिले कितने, 47% वोट्स, तो विनर को मिल गए 47% वोट्स। ओके, एंड ही गोट 306 मोर देन हिज राइवल, तो उसके राइवल को कितने मिले होंगे फिर, तो इसको इतने मिले हैं, तो उसके राइवल, उसको अपने राइवल से 306 ज़्यादा मिले हैं, तो उसके राइवल को मिले होंगे फिर दिस माइनस 306, ये उसको मिले, ये उसके राइवल को मिले। इन्होंने वोट दिया नहीं, इन्होंने वोट ब्लैंक छोड़ दिया, सारे मिला के क्या बन गए, एक्स बनने चाहिए, है ना स्टूडेंट्स। ये वोट ब्लैंक गई,
इन्होंने वोट नहीं दिया, ये वोट ब्लैंक गई, ये विनर को मिला, ये लूजर को मिला, बस यही वोट्स होती है ना, यही तो वोट्स होती है टोटल। ये आ गया। अब इसको स्कूल टाइम का क्वेश्चन हो गया, इसको ऐड करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कितने बने 10, ये 94 बन गया, 94 प्लस 10 कितना हो गया 104 हो गया, बाई 100x हो गया, ये 50 हुआ, वो 306 हुआ, तो अब इसको माइनस करके 6 10 5 5 4 5 6 आ जाएगा, इक्वल टू x हो गया। ओके 456 नहीं आएगा, सॉरी 256, तो 256 आया ना वो, तो माइनस किया हमने, तो 6256 इक्वल टू x हो गया। ओके अब इस x को इधर ले गए, ये आपको इधर आ गया, माइनस हो गया, ये 4x/100 हो गया, इक्वल टू 256 हो गया, ये 4 कट गया, तो कितना आ गया, दिस इज 64 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 6400। चेक करो ये, यस है चॉइस में, ए चॉइस है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने बोला पहले कि सेट थ्योरी का क्वेश्चन नहीं था, जनरल क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन बड़े बच्चे मेरे पास लेके आते हैं, सर क्वेश्चन हमें करवा दो, क्वेश्चन तो कुछ था ही नहीं वाला ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी 2 चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन है, ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा बाइनोमियल का क्वेश्चन भी है, तो अप टू 9 क्वेश्चन हमने देख लिए, अच्छे क्वेश्चन थे ना। क्वेश्चन नंबर 10 9th क्वेश्चन भी दोबारा से देख लो एक बार ना। क्वेश्चन नंबर 10 तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, एनआईटी में भी 2 बार रिपीट हो चुका हुआ क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एनआईटी में भी रिपीट हो चुका है, कई यूनिवर्सिटीज में आ चुका हुआ है। तो क्वेश्चन इज अ सेट कंटेन्स 2n+1 एलिमेंट्स इफ नंबर ऑफ सबसेट्स which contain at most n elements is 4096, then value n क्या है। तो इसमें n की वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन देखो आपने क्या दिया हुआ है, सेट में 2n+1 एलिमेंट्स है, तो उसके सबसेट्स which contain at most n elements वो हमें दिया हुआ है, हमें n की वैल्यू चाहिए। सो पहले आपको देखना होगा कि हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ सबसेट्स which contain at most, टोटल एलिमेंट्स 2n+1 है, टोटल एलिमेंट्स 2n+1 है, तो उसके एटमोस्ट n एलिमेंट सबसेट बनाने हैं आपको। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे पहले नो एलिमेंट सबसेट, दिस 2n+1 C0। मैं पहले बता चुका हूँ, ये बड़ी 2-3 बार चीज़ आ चुकी है हमारे पास, फिर बता चुका हूँ आपको। NCR का मीनिंग क्या होता है, n में से r को चूज करो, n में से r को चूज करो होता है NCR। तो आपने नो एलिमेंट चूज करने हैं, नो एलिमेंट सेट चूज करना है, नो एलिमेंट सेट का कितना भी होगा 2n+1 C0 आउट ऑफ 2n+1। अगर हमने 1 एलिमेंट सेट चूज करने हैं 2n+1 C1, और 2 एलिमेंट सेट चूज करने हैं 2n+2 C2। अगर हमने n एलिमेंट सेट चूज करने, एटमोस्ट n एलिमेंट बोला उसने, विच कंटेन एटमोस्ट n एलिमेंट्स, तो वो क्या होगा 2n+1 Cn। दिस इक्वल टू क्या दिया जा रहा मुझे 4096। दिस इज नो एलिमेंट सबसेट, 1 एलिमेंट सबसेट, 2 एलिमेंट सबसेट, n एलिमेंट सबसेट। तो सबसेट्स क्या होते हैं, n में से r सबसेट चूज करने हो, n में से r एलिमेंट सबसेट चूज करना हो तो क्या भी होते हैं NCR, n में से r एलिमेंट सबसेट NCR। तो ये आपका स्टार्ट हो गया। इसके आगे बड़ा अच्छा होता है अगर मैं n की चॉइसेस डाल देता, पर यहाँ पर 3 चॉइसेस बड़ी मुश्किल है, 28, 21, 15, हाँ 6 चॉइस आसान है, और 6 डालोगे तो थोड़ा सा, कई बच्चे कहते हैं हम चॉइसेस डाल देते हैं तो 13C 6 डाल के 13C0, 13C1, 13C2, सॉरी 13C2, तो ये हमारे पास आ जाएगा अप टू 13C6। पर वो 13C0, 13C1, 13C2, 13C6 निकालने में टाइम वेस्ट होगा, और निकाल भी लिया, बाई चांस आपका इक्वल टू सेम मैच नहीं हुआ तो आपकी चॉइस फेल हो जाएगी, फिर आपको इनके पास आना पड़ेगा। वो इनके पास आना बड़ा मुश्किल है, 15, 28, 21 डालना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज वो डालोगे तो कैलकुलेशन करने में बड़ी मुश्किल आ जाएगी। इसका बेटर भी है कि इसको पूरा करो, इस क्वेश्चन को करना जरूरी है आपके लिए, बिकॉज चॉइसेस काफ़ी बड़ी बड़ी है। तो आपको ये पता होना चाहिए बाइनोमियल थ्योरम का रिजल्ट होता है। बाइनोमियल थ्योरम का रिजल्ट क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम का रिजल्ट होता है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn, क्या होता है 2 की पावर n। सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स क्या होता है 2 की पावर n। पर इसमें आपको माइंड में रखना है, जो पहला बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है वो लास्ट के इक्वल होता है, जो सेकंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है सेकंड लास्ट के इक्वल होता है, और थर्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है और थर्ड लास्ट के इक्वल होता है। जो फर्स्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है NC0 दैट्स इक्वल टू NCn, जो NC1 होता है दैट्स इक्वल टू NCn-1,
जो NC2 होता है दैट्स इक्वल टू NCn माइनस 2। तो पहला लास्ट के इक्वल है, सेकंड लास्ट के इक्वल है, थर्ड लास्ट के इक्वल है। अगर आपका n अगर ओड होगा, देखो ये कितने पेयर कितने नंबर्स है, n+1 नंबर है, कितने नंबर्स है 0 से लेकर n तक, n+1 नंबर्स है, n+1। अगर n आपका ओड है तो n+1 क्या होगा, इवन होगा। मान लो n आपका 5 है तो ये कितने पेयर्स बनेंगे, कितने नंबर्स बनेंगे, 6 नंबर्स बनेंगे। तो 3 इधर 3 उधर, तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, अगर n अगर 5 होगा तो 6 नंबर बनेंगे। तो 3 3 की हम पेयर्स बना सकते हैं, 3 इधर 3 उधर। सिमिलरली अगर वहाँ पर ओड है 2n+1, यहाँ पर भी ओड है, तो अगर ओड है तो टोटल कितने नंबर बनेंगे वाले, अगर पूरे में काउंट करता, अगर मैं पूरे काउंट करता स्टार्ट फ्रॉम 2n+1 C0, 2n+1 C1 अप टू 2n+1 अप टू 2n+1 C2n+1, ये क्या होगा 2 की पावर, पहली बात है होगा क्या, बाय दिस रिजल्ट ये 2 की पावर 2n+1 होगा बाय दिस रिजल्ट, है ना, ये तो रिजल्ट वही लगाया मैंने। तो ये पता आपको ओड है तो टोटल नंबर कितने बने, इवन बने, टोटल कितने बने, इवन बने। तो आपको पता है फर्स्ट जो है लास्ट के इक्वल है, सेकंड जो है सेकंड लास्ट के इक्वल है, थर्ड जो है थर्ड लास्ट के इक्वल है। तो इसको ट्वाइस ऑफ द मिडल पे रोक सकते हो आप, ट्वाइस ऑफ द मिडल पे रोक दो इसको, बिकॉज पहला लास्ट के इक्वल है, सेकंड लास्ट के इक्वल है, थर्ड लास्ट के इक्वल है, तो इसको ये बोल सकते हो ट्वाइस ऑफ कहाँ पर 2n+1, ट्वाइस ऑफ कहाँ पर बोला मैंने, अप टू मिडल तक, ट्वाइस ऑफ 2n+1 C0, 2n+1 C1। तो इसका जो मिडल होगा वो क्या होगा, वो होगा 2n+1 Cn, यहां तक रोक दो उसको, n पे मिडल होगा इसका 2n+1 C1। ओके, वहां पे इसको रोक, ओके, ये आपका अप टू मिडल टर्म आपने इसको रोक दिया, तो ये ट्वाइस बार लगा दिया। ओके, इसकी मिडल टर्म क्या होंगे 2n+1 Cn। ओके, इसके आगे टर्म्स रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। दिस इक्वल टू क्या होगा 2 की पावर 2n+1, ये क्या है 2 की पावर 2n+1। आपको गिवन क्या था, अप टू दिस आपको गिवन है, अप टू दिस आपको गिवन है, क्या गिवन है वैल्यू, ये वैल्यू गिवन है 4096। तो उस वैल्यू को यहाँ डाल दो, तो ट्वाइस ऑफ कितना था 4096, दिस इक्वल टू क्या है 2 की पावर 2n+1। बस आपने वो वैल्यू यहाँ पर डाल दी। सो क्या रहेगा 4096, 2 आपका वहाँ डिवाइड हो गया, 2 की पावर 2n हो गया। अब 4096 क्या होता है, हर बच्चे को पता है कि 2 की पावर 10 क्या होता है, 2 की पावर 10 होता है 1024, 2 की पावर 11 क्या होता है 2048, 2 की पावर 12 क्या होता है 4096, मीन्स ये आपका 2 की पावर 12 है। ये 2 की पावर कितना है 12, तो 2n इज 12, 2n इज 12, तो n क्या हो गया 6 हो गया। तो बाई चांस n 6 ही आया तो आप बच गए। वैसे भी चलो हमने तो एक्चुअल वे कर ही लिया था, अगर n कुछ और भी आ जाता तो हमें को मुश्किल नहीं होती। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन बड़ा अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पहले भी आ चुका हुआ है, तो इसको एक बार दोबारा से गो थ्रू कर सकते हो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।